मैं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ़ है और करीब करीब 3:45 होने को हैं। तो सूर्य का जो ताप है वो क्रमशः कम हो रहा है और थोड़ी सी इस प्रचंड गर्मी में थोड़ी सी नरमी आई है और सड़क इतनी अच्छी बनी हुई है और इसके अगल बगल से गुजरती हुई वाहनें और इसके अगल बगल से गुजरते हुए हम एक तरह से प्रकृति के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर पा रहे हैं और देखने में बड़ा ही विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब भी हैं। तो हम मनुष्य जाति के लोग प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं और प्रकृति का हम मनुष्यों पर, हमारी पूरी मानव जाति पर किस तरह का प्रभाव है और हमारे व्यक्तित्व का विकास, हमारे हमारी जो कृत्रिम बौद्धिकी है और हमारी जो नैसर्गिक बौद्धिकी है, इन दोनों के संदर्भ में मैं नैसर्गिक बौद्धिकी के बारे में भाई साहब से अपने बात करूंगा और मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो अनंत आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, इन सभी घटकों से मिला हुआ जो मनुष्य है, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, इनमें जो आकर्षण है वो आकर्षण या इसका जो सौंदर्य है, इसका सौंदर्य पक्ष या इसका जो लालित्य पक्ष है वो हमें आकर्षित क्यों करता है। तो बड़े भाई साहब मेरे साहित्य से भी जुड़े रहे, यद्यपि राजकीय सेवाओं से में थे और साहित्य धर्म, दर्शन, कला, राजनीति, इतिहास विषयों में एक अपनी स्वतंत्र दृष्टि है। तो मैं भाई साहब से इस मौके पर चाहूँगा कि कुछ वो अपने मेरे कौतूहल को कुछ शांत करें कि वस्तुतः नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हम सभी मानव जाति के लोग जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर जो लालित्य बोध है, हमारे अंदर जो सौंदर्य बोध है, उसका जागरण कहाँ से होता है। तो भाई साहब मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ बताएं कि अभी हम लोग चल रहे हैं गाजीपुर के लिए और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। आप भी देख रहे होंगे कि काफ़ी सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ एक अनंत आकाश है और सूर्य का ताप थोड़ा कम हुआ है। तो जो भी प्राकृतिक घटक हैं और प्राकृतिक घटकों से जो सौंदर्य का बोध हमें होता है, ये सौंदर्य का बोध हमें होता क्यों है, इसके बारे में मैं आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को जानना चाहूँगा। हाँ तो भाई साहब जरा बताएं। प्रश्न बहुत ही विस्तार से उत्तर की अपेक्षा रखता है और प्रश्न करने में तो आसान सा लगता है, लेकिन इसको उत्तरित करना उतना सरल नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसके मूल तक पहुंचा जाए, पहुंचने की एक जो है की कोशिश की जाए। आपने प्रश्न में ही एक बात कही थी कि किस प्रकार से, यद्यपि आपने उन पंच तत्वों को इस रूप में न कहा था, मैं उसके लिए थोड़ा सा मैं उस पंच तत्व से निर्मित है हम,
हमारा शरीर, और यह सब प्रकृति में उपलब्ध है। और एक करोड़ों अरबों वर्ष के दीर्घकालिक उद्विकास के पश्चात आज की स्थिति यह आई है कि हम अपने समक्ष जो भी प्रकृति के अवयव हैं उनको एक विशिष्ट दृष्टि से और संयोजना की दृष्टि से और परस्पर समन्वय की दृष्टि से देख पाते हैं। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, ये अभी हम जिस ओर घूम रहे हैं, जिस ओर चल रहे हैं, दोनों तरफ वृक्ष हैं हरे भरे, और ये सड़क की जो व्यवस्था है, जो ये राजमार्ग है बना, इसके मध्य में सुंदर सुंदर जो है पौधे लगाए गए हैं, जो कुछ समय बाद पुष्पित होने शुरू होंगे, तो इनकी एक अद्भुत छटा होगी। लेकिन यह सब प्रकृति के जितने अवयव हैं, इनमें वो सारे तत्व विद्यमान हैं जो हम में हैं, क्योंकि हम इससे पृथक नहीं हैं। कुछ तत्व हम में विशेष रूप से संयोजित हैं, कुछ तत्व प्रकृति के उपादानों में विशेष रूप से संयोजित हैं, और यही हमारी पृथकता का कारण है। लेकिन इस पृथकता में एक अद्भुत एकत्व है, जिसे हम जैसे जैसे हमारे बोध का ऊर्ध्वीकरण होता है या बोध का निर्मलीकरण होता है, तो हम इसे इस आत्मीयता को, इस अपनापन को समझने की दृष्टि रख पाते हैं। प्रकृति के अवयवों में, जैसा कि आपने कहा है, वो 5 तत्व, वो सारी वनस्पतियों में भी वो 5 तत्व हैं। और इससे वनस्पतियों से इतर जो जीवधारी हैं, वो चाहे एक कोश की जीवधारी हो, बहुकोश की हो, फिर जटिल ऑर्गेनिक सिस्टम हो, फिर जटिल चतुष्पदीय जीवधारी हो, फिर इसके बाद जो है सर्वोच्च स्थिति में अपनी मेधा और अपने ज्ञान के कारण और अपनी स्मृतियों के कारण ये जो विशिष्ट स्थिति मनुष्य की है, वह इन सब को समझ पाता, देख पाता है, और अपनी चेतना में इनको वर्गीकृत करते हुए इनके मूल तक पहुंचने का प्रयास करता है।